हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज की डेट में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर आ चुका है। जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे वो सभी लोग मिला सकते हैं। और जिन छात्रों का आज की डेट में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर हुआ था वो लोग ही मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है। आप जाकर उस पर क्लिक करके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी की, तो चलिए थ्योरी का पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ आज की डेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से पाते हैं, हमें भी आप क्वेश्चन दे दीजिए, या आप कोई भी ग्रुप ऐसा बनाए हैं कि जिसके माध्यम से जोड़ सकते हैं और यहाँ पर इसका आंसर की भेज सकते हैं। तो देखिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ITI के छात्र जुड़े हुए हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप का। या आप टेलीग्राम पे जाकर सत्या एक्सीलेंट सर्च करेंगे तो वहाँ से भी टेलीग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करा दें, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर आज की डेट में ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। मतलब कि कोई भी आपके पास एकल कलाबद्ध प्रिवेटर है, ठीक है, उसके साथ यदि स्टार्टर लगा हुआ है और वो चालू नहीं हो रहा है तो इसका दोष क्या है। तो साथियों, इसका जो दोष है वो आपका अनुचित कलाक्रम है। मतलब कि ये सही कलाक्रम के नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आज की डेट में कि क्वाइल प्रति पोल कला की संख्या वाले AC मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर दिया गया टोकरी वाइंडिंग, और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहाँ पर वितरित वाइंडिंग, और डी ऑप्शन देंगे एकाग्र वाइंडिंग। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर C, जिसको बोलते हैं वितरित वाइंडिंग। जितने भी छात्र आज की डेट में C ऑप्शन मार के आए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि AC वाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। फाइबर ग्लास टेप का, या चमड़े का कागज का, या एम्पलीफायर फाइबर ग्लास टेप का, या कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का। तो साथियों, इसमें जो उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं, जो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप होता है उसका इंसुलेशन का इस पर उपयोग किया जाता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, नोट कर लीजिएगा। जो छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे, यदि उनका ये क्वेश्चन नहीं था तो मैंने व्हाट्सएप जो लिंक दे रखा है उस पर बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि AC 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। सुपर एनवल्ड कॉपर वायर का, या PVC कवर तावे वाइंडिंग तार का, या सिंगल कपास कवर कॉपर वायर का, या डबल कपास कवर तांबे का तार का। तो साथियों, इसमें जो किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है सुपर एनवल्ड कॉपर वायर का। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। 90 अंश, या 120, या 180, या 360। तो 3 का पूछ रहा है, तो 3 के अंदर कितना होता है, 120 का होता है। और सिंगल का यदि बात करें तो सिंगल का 90 होता है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्निशिंग से पहले रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब कि हीट क्यों किया जाता है। तो देखिए, वार्निशिंग के समय जो प्रसार हो वो बनाए रखने के लिए उसको गर्म किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर D मैच कर रहा है। तो जितने भी छात्र आज की डेट में जो एग्जाम देने गए थे D ऑप्शन मारा तो उनका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है। तो लैप वाइंडिंग में, या वेव वाइंडिंग में, या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, या रिग्रेसिव वाइंडिंग में। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया था ITI छात्रों के लिए, लेकिन जो छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, मिला लीजिएगा, ये जो प्रक्रिया होती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका लगातार पूछा जा रहा है, तो जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है इसको आप रट लीजिएगा। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि ब्रश की गलत स्थिति के कारण जो कम्यूटेटर होता है वो तेज चमक उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था आज की डेट में कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसमें उपयोग किया जाता है डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। मैं ये सारे ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जाएँ तो आपको जो ऑप्शन मिले उसको देखकर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शनों के साथ ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे पूछा गया था कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। दाहिना हाथ पकड़ नियम, या दाहिने हाथ की हथेली का नियम, या फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम ये आपका निर्धारित करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों इस पर यदि इफेक्ट की बात करें तो उस समय जो प्रेरित जो ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो ईएमएफ होता है साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये घट जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये घट जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, तो सभी लोग मिला लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्षेत्र कुंडली के द्वारा, या आर्मेचर कोर के द्वारा, या पटलित पोल कोर के द्वारा, या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर के द्वारा। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर कोर के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में कंपोसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कठोर कम्यूटेशन कम करता है, या आउटपुट वोल्टेज बनाए रखे रहे नियत, या विद्युत चुंबकीय प्रसार को बेअसर कर देता है, या क्षेत्र कुंडलन की उत्तेजन धारा को घटाता है। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिले थे आज के एग्जाम में, जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। लेकिन जो छात्र आज की डेट में सी ऑप्शन मार्क है ये क्वेश्चन का, उनका बिल्कुल सही हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर का, या डीसी शंट मोटर का, या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जो कि डीसी शंट मोटर का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का, या नाइक्रोम का, या मैग्नीन का, या कांस्टेटाइन का। तो साथियों इसमें उपयोग की बात करें तो किया जाता है किसका, यूरेका का। ध्यान रखिएगा यूरेका का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे पूछा गया था कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। जो डीसी मोटर होता है उसके लिए यदि स्टार्टर की बात करें कि क्या आवश्यकता होती है, तो साथियों इसकी आवश्यकता होती है आर्मेचर जो करंट होता है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, मतलब कि सीमित करना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार को हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया था कि शाफ्ट का कंपन, या मोटर शुरू नहीं होगा, या धीमी गति से चलता है, या मोटर के अति गर्म होने पर। तो इसमें सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, कि मोटर के अति गर्म होने पर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते, जिसमें पूछा गया है कि लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। इसका जो गुण होता है साथियों इसमें पूछा गया है, इसका नाम आपने सुना होगा। ये जो होता है बेहतर होता है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया होती है। और एजिंग और जो पारा विद्युत
की शक्ति भी इसमें होती है। जिसमें आपका जो सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आज की डेट में कि एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? कम दक्षता या कम शुरुआती बल आघूर्ण या अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता या बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित करना। तो साथियों इसमें सही हो जाता है बी ऑप्शन कम शुरुआती बल आघूर्ण। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं जिसमें पूछा गया था आज की डेट में कि कौन सी दो स्थिति में थर्मल अति भार रिले जो होता है रिले होता है उसकी ये प्रण की रक्षा करता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट या खुला परिपथ या अति धारा या कम वोल्टेज। तो इसमें सही हो जाता है सी ऑप्शन अर्थात अति धारा ओवर करंट क्या करता है? इस मोटर की रक्षा करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।